Hi. Hello family members and welcome back to my channel. तो स्वागत है दोस्तों मानवा मैजिक एक्सप्लेन पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर ज्यूका अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ये ट्रेनिंग उसके लिए धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। तभी मास्टर यारान बोलने लगते हैं, चीजें इस जगह पर इतनी आसान नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है तुम इस स्वॉर्ड के साथ अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो और इसे सही तरह से मूव नहीं कर पा रहे हो। अभी भी मैं सारी चीजों को देख पा रहा हूँ, तुम्हें अभी कंफर्टेबल होने की जरूरत पड़ेगी इस स्वॉर्ड से, फिर तभी तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है इस स्वॉर्ड के साथ कंफर्टेबल हो पाएगी। और ये बात सुनकर ज्यूका वापस से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वापस से लगातार अपने मुंह को घुमाते जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर वापस से वो अपनी पोजीशन को लूज कर दे रहा था। ये देखने के बाद मास्टर यारान बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट्स है वो अभी भी स्वॉर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें भी किसी से सीखने की जरूरत होगी। फिर ज्यूका वापस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी अचानक से ज्यूका के ऊपर एक अंधेरी सी परछाई आने लग जाती है। तब ज्यूका बोलने लग जाता है, अचानक से इतना अंधेरा क्यों होते जा रहा है। फिर ज्यूका ऊपर की ओर देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ऊपर की ओर से कोई बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा भारी है। तभी मास्टर यारान कहते हैं, मिस रियोशी आखिर आप ये क्या कर रही हैं। फिर मिस रियोशी जवाब देती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैं ज्यूका की ट्रेनिंग में मदद करने आई हूँ। फिर मिस रियोशी ज्यूका की तरफ देखते हुए कहती है, ज्यूका अब मैं इस पत्थर को नीचे गिराने वाली हूँ, तुम्हें इस पत्थर को एक स्ट्राइक में काटना होगा। और इतना कह के उस पत्थर को नीचे धकेल देती है। फिर ज्यूका अपने स्टैंड को ले लेता है और कहता है, ठीक है मैं जरूर कोशिश करूंगा। और जोर से एक छलांग मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, या। और फिर हमें वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है। फिर मिस रियोशी खांसते हुए कहती है, कितना ज्यादा धूल है यहाँ पे। और फिर वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, ज्यूका क्या तुम ठीक हो। और फिर उन्हीं के साथ मास्टर यारान भी कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। फिर हमें ज्यूका को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है, ये पत्थर कुछ ज्यादा ही टफ था। मास्टर यारान जैसे ही ज्यूका को देखते हैं तो उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। और फिर वहीं से मिस रियोशी कहती है, ओ यार आखिर तुमने कैसे किया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर सकते हो। अच्छा तो ठीक है, क्या तुम एक बार इसे और आजमाना चाहोगे। और मुझे ये भी लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ठीक है चलो हम शुरू करते हैं। और फिर वहीं से ज्यूका की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और उसी के साथ साथ और 5 पीक माउंटेन के एल्डर ने भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। और ऐसे ही करते करते समय बीता गया का मौसम ना आ गया। फिर मास्टर ओफेंग कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस ठंडी के मौसम में ही मर जाऊंगा। आखिर ये बर्फ रुक क्यों नहीं रही है। फिर तभी सेकंड एल्डर कहता है, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, क्यों ना हम वापस चले अपने माउंटेन पर। फिर मास्टर उसकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है तो हम आकर अगले दिन ट्रेनिंग कर लेंगे। फिर मास्टर ओफेंग यानरन को बुलाते हुए कहते हैं, हे ओल्ड मैन हम सोच रहे थे कि हम माउंटेन पर वापस चले जाएं, लेकिन मास्टर यानरन उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। फिर मास्टर ओफेंग उसके पास आकर बोलते हैं, इसे क्या हो गया है, क्या ये अपनी ट्रेनिंग के बीच में सो गया। फिर ज्यूका मास्टर यानरन को ध्यान से देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ज्यूका ओफेंग से कहता है, बड़े भाई रुक जाओ, उसे अभी बिल्कुल भी मत छूना, समझ गए। वो अभी एंटर कर चुका है सिलेक्शन फेज के अंदर। फिर ओफेंग पूछते हैं, सिलेक्शन फेज आखिर ये क्या होता है। फिर ज्यूका जवाब देता है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में चुनजी ने मुझे सिखाया था। ये सिलेक्शन फेज ऐसा होता है जिससे आपकी बॉडी वापस से रिकंस्ट्रक्शन होती है। अगर आप उसे छू लेते तो उसकी शायद से बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती। और ज्यूका ओफेंग से कहता है, मैं यहीं पे रहूंगा और उनकी सुरक्षा करूंगा। ओफेंग ज्यूका से कहते हैं, अगर तुम उसे देख रहे हो तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। और मास्टर ओफेंग मास्टर जांग को कहते हैं, मुझे लगा था ये बुड्ढा काफी ज्यादा उदास रहता है तो मुझे लगा कि ये मरने वाला है। और वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम फिर मिलेंगे। और ये बात कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। और फिर आखिरी में मास्टर यारान अपनी इनर एनर्जी से फाइट करने लग जाते हैं। इसमें लगभग 3 रातें और 3 दिन चले जाते हैं और इसमें ज्यूका उनका इंतजार करते रह जाता है और अपनी ट्रेनिंग को भी चालू रखता है। और फिर चौथे दिन की सुबह मास्टर यारान ने अपनी की हुई एनर्जी को सर्कुलेट किया पीक तक और आखिरी में वो पहुंच गए अपनी फाइनल बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। और फिर ज्यूका जैसे मास्टर यारान को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर मास्टर यारान कहते हैं, फाइनली मुझे जो चाहिए था वो आखिरी में मिल ही गया। और वो फिर अपने पावर को टेस्ट करते हैं। वो पहले में हवा में एक बॉम्ब की अटैक करते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मास्टर यारान ने अपनी नई बॉडी को यानी कि नए फॉर्म को बना लिया। तभी ज्यूका मास्टर यारान को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मास्टर यारान ज्यूका को कहते हैं, अगर आपकी ये शिक्षा ना होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी वफादारी आपको हमेशा दिखाऊंगा। फिर ज्यूका कहता है, कैसी शिक्षा, चलो वापस चलते हैं। मैं चावल की गेंदें खाने के लिए भूखा मर रहा हूँ जबकि मुझे तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है। फिर मास्टर यारान भागते हुए कहते हैं, क्या आपके पास कोई चावल की गोले बचे हैं। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है इसलिए मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। फिर ज्यूका कहता है, ये मेरा नाश्ता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फिर वहाँ
वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है और फिर हमें माउंटेन को दिखाया जाता है। फिर वहाँ से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, क्या ओल्ड मैन शिन ने अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन कर लिया है? फिर मास्टर वुफेंग मास्टर यारन को कहते हैं, कांग्रेचुलेशन ओल्ड मैन, आखिर तुमने अपनी बॉडी को वापस से पा ही लिया। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? फिर मास्टर यारन कहते हैं, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में उतना चरम नहीं है। लेकिन तभी सेकंड एल्डर उसमें से कहता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी अलग नहीं लगता है। फिर मास्टर यारन कहते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते हो? फिर सेकंड एल्डर घबराते हुए कहता है, अच्छा यदि आप कहते हो तो ठीक ही होगा। और उन सबको इतना हंसता खेलता देकर मास्टर वुफेंग मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर मास्टर वुफेंग कहते हैं, तो अभी मास्टर यानरान ने अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा लिया है, तो अब मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर ज्यूका पूछता है, ये क्या है? फिर मास्टर वुफेंग कहते हैं, वो ये है कि मैंने पहले ही रिजाइन दे दिया हूँ 5 पीक माउंटेन के एल्डर से, तो मैं जल्द ही पहाड़ी छोड़ने की सोच रहा हूँ। और ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या आप जा रहे हो? फिर उनमें से काले बाले वाली लड़की कहती है, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? फिर ज्यूका मास्टर वुफेंग से पूछता है, क्या कुछ हुआ है? फिर मास्टर वुफेंग कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ दिनों से मुझे अच्छी नींद नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे चिंता हो रही है कि मेरे परिवार के साथ आखिर क्या हुआ होगा। उनमें से सेकंड एल्डर कहता है, मैंने भी वुफेंग के साथ काफी लंबा समय बिताया है, तो मैं भी इसीलिए उसके साथ पहाड़ी से नीचे उतरने की योजना बनाऊंगा। फिर ज्यूका बोलता है, अगर आपका यही कारण है तो आप जल्दी ही चाहिए। फिर काले बाले वाली लड़की कहती है, लेकिन तुम फिर से लौटोगे, ठीक है? फिर मास्टर वुफेंग कहते हैं, मैं हैरान हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए कुछ भी कहना सही नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। फिर उनके साथ सेकंड एल्डर बोलता है, भविष्य में क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता, तो आप सहमत हैं कि नहीं? फिर ज्यूका बोलता है, ऑफ कोर्स, अब आप लोगों को अपने परिवार की अभी से अधिक सुरक्षा करनी चाहिए। और फिर ज्यूका कहता है, अगर आप नहीं होते, ना ही ये ठिकाना और यहाँ तक कि 10 एल्डर भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। और फिर ज्यूका कहता है, तो अब यहाँ से मुझे आशा है कि आप अपने परिवार के साथ वैसा जीवन जिएंगे जैसा आप जीना चाहते हैं। फिर मास्टर वुफेंग हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग तो ठीक है, तो अब मैं बिना किसी पछतावा के अपने परिवार के साथ चला जाऊंगा, तो चलो हम जिंदगी में फिर जरूर मिलेंगे। और उसी के साथ उनमें से एक एल्डर हाथ उठाते हुए कहता है, मैं भी उतर रहा हूँ, मैं भी डाकू बनना छोड़कर एक छोटा सा होटल खोलने की सोच रहा हूँ, तो अब मैं एक शांति सा जीवन चाहता हूँ। और फिर में से एक एल्डर कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? और उसी के बाजू में एक एल्डर हंसते हुए कहता है, वो नीचे उतरते ही अपने सराय को बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये चाय उनके साथ जाने वाला है। और ये बात सुनकर वो एल्डर हंसने लग जाता है और कहता है, ये सही है, मैं सराय का रक्षा करूंगा और चाउमिंग खाना बनाएगी। और चायवन हंसते हुए कहती है, मैं भी वही कहने जा ही रही थी। फिर काले बाले वाली लड़की सोचते हुए कहती है, ऐसा लगता है माउंटेन के अलावा हर किसी के पास जाने के लिए एक जगह है। मैं भाई ज्यूका के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन डाकू बनना कठिन है। वो लड़की अपने मनी मन सोच रही होती है और वो सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर चायन उसे देखती है और काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और फिर उस काले बाले वाली लड़की से कहती है, सोबेक तुम क्यों इतनी उदास हो? मुझे लगता है तुम मेरे सराय में काफी अच्छा काम करोगी। और ये बात सुनकर काले वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? फिर चायन कहती है, ओह कम ऑन, क्या ये कोई बात है? क्योंकि हम एक परिवार हैं, तो हम साथ ही साथ चलेंगे। और ये बात सुनकर वो रोने लग जाती है और गले मिलते हुए कहती है, हम लोग इस मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाएंगे। और फिर लाल बाल वाली लड़की कहती है, हाँ हम लोग मरने तक सराय में एक साथ काम करेंगे। गाइस मैं पहले बता दूं, सराय एक होटल का नाम होता है, सराय होटल का कहते हैं। फिर सेकंड एल्डर हंसते हुए उसे कहता है, अरे अगर मैं आप लोगों से मिलने जाऊंगा तो तुम मुझे लात मार के बाहर ही निकाल दोगे, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे रहने के लिए कोई रूम ही नहीं बचा होगा। फिर वो एल्डर कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा आपके आने से पहले एक जगह खाली रख दूंगा। और ऐसे ही करते कुछ समय बीत जाता है और फिर वो दिन आ गया जहाँ पे सभी 10 एल्डर हमेशा साथ रहते थे। वो फिर माउंटेन को छोड़ के जाने लगे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और काले बाले लड़की जुका से गले मिलते हुए कहती है, भाई जुका, अगर आपका बीबी नीचे उतरे तो हमारे सराय में जरूर आना। फिर उसी के पीछे यूसी खड़ी होती है, वो कहती है, हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे जुका के पास जाने के लिए कई सारी जगह हो। फिर उसे देखकर जुका हैरानी से पूछता है, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और उससे पूछती है, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं इधर ही रहूं जबकि मेरा घर वहाँ पे है? और उसकी बात सुनकर वो काले वाली लड़की उसे धक्का देते हुए कहती है, नहीं धन्यवाद, कृपया दूसरों को परेशान किए बगैर ही चले जाओ तुम। फिर मिशी कहती है, इस तरह से मुझे भगा रही हो, क्या तुम्हें लगता है मेरे फादर से
तुम हैंडल कर सकी हो। और उसके बाद उनका अजीब सा मुंह बना लेती है और कहती है अभी जाओ तुम यहाँ से। मिश्री उसी कहती है ठीक है ऑलराइट। और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन सबको देखकर जुका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मास्टर यारान जुका से पूछते हैं आप थोड़े अकेले लग रहे हैं यंग मास्टर। फिर जुका जवाब देता है बिल्कुल अकेलापन तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फिर मास्टर यारान बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं मार्शल आर्ट्स बेचैन दिल को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, तो इसीलिए इस अवसर पर आप टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक का ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। और मास्टर यारान की बात सुनकर जुका कंफ्यूज हो जाता है और कहता है टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक। फिर मास्टर यारान कहते हैं हाँ, और उसे कुछ मूव करके दिखा देते हैं और फिर जुका का मूव देकर कहता है फिर मास्टर यारान पूछते हैं कैसा था ये, क्या आपको नहीं लगता इससे जो बड़े वाले थे वो काफी ज्यादा कमीने बन जाएंगे और यहाँ तक कि आपके खिलाफ कोई मैच भी नहीं कर पाएगा। और उनकी बात सुनकर जुका से बोलता है शायद से, और फिर अपने तलवार को घूरने लग जाता है। और फिर मास्टर यारान पूछते हैं लेकिन आप पूरे समय क्या कर रहे हैं। फिर जुका जवाब देता है और क्या, मैं उस टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक या इसे जो भी कहा जाता है मैं उसका ट्रेनिंग करूंगा, लेकिन तलवारों से बातचीत करने का आखिर मतलब क्या है। तो यारान कहते हैं मुझे ये मत कहना कि ये आप तलवार को घूर रहे थे उससे बात करने के लिए। फिर जुका जवाब देता है हाँ, लेकिन मुझे इसको देखते हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। फिर मास्टर यारान हंसते हुए जवाब देते हैं टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक तलवार को घूरने से काम नहीं करती है। फिर मास्टर यारान उसे करके दिखाने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको तलवार के साथ एक होने के लिए की को एक जगह लाना होगा और उसे फिर अलग अलग करना होगा। की का एक हिस्सा बाहर ले जाकर तलवार से जोड़ें और इसे चलाने के लिए इसके कनेक्शन का उपयोग करें। और फिर मास्टर यारान बोलते हैं वैसे तो मैंने कभी ये किया नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी तलवार को खुद से शरीर से नहीं जोड़ा है, इसलिए टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक तो ये तो दूर की बात है। और फिर वो जुका को बोलता है आप इसे धीरे धीरे क्यों नहीं करते, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और जुका सर में हाँ हिला देता है और फिर अपने तलवार को सामने बैठकर स्वॉर्ड को जोड़ने लग जाता है अपने बॉडी के साथ और फिर अपनी स्पीड एनर्जी उसमें ट्रांसफर करने लग जाता है। इससे तलवार थोड़ी सी मूव करने लग जाती है, जिसे देखकर मास्टर यारान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी तो मानो इस दुनिया से सांस ही निकल जाती है और कहते हैं मैं जानता था इस लड़के के पास टैलेंट है, लेकिन इस कदर का ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये समझना कि वो तलवार के मुंह को एक पल में ही समझ जाएगा, मेरे यंग मास्टर की कोई लिमिट नहीं है। और उसी बीच हमें लियोंग पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे सेंट जॉन मर्चेंट ग्रुप, जहाँ पे चुन बोलता है नैंगोन कबीले को अपने खुले हाथों से स्वीकार करना, मैं इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कहें। फिर रिप्रेजेंटेटिव संग मियूंग उनका जवाब देता है आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों का मिलना आना हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। और फिर उसी के बाजू में एक बुरा एल्डर जिसका नाम ग्रुप लीडर सन यूल था, वो कहता है हम आपसे केवल व्यापार यात्रा करने के लिए समय मांगते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ऐसी कठिनाई से गुजरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब से डीमन कल ने हंगामा मचाया है, जब से बैंडिट ग्रुप बढ़ रहा है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। और उसकी बात सुनकर नैंगोन चुन कहता है आपने कहा था कि ये यात्रा चीफेंग और माउंटेन उफेंग ठिकाने से होकर गुजरेगी, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी की बात है, क्योंकि मेरे उस माउंटेन उफेंग के ठिकाने के साथ कुछ आपसी मामला है। और उसी के बाजू में एक आदमी बैठा हुआ होता है और कहता है क्या कोई पर्सनल मामला, क्योंकि मैं बचपन से ही भाई मुबे के साथ रहा हूँ, ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। और उनकी बात सुनकर कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। और फिर चुन पूछता है योन प्रिंसेस योन क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। और उसकी बात सुनकर प्रिंसेस योन कुछ जवाब नहीं देती है और फिर बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड जैसे लोगों का क्या होगा, भले ही वो जगह किसी भयंकर तलवार के सामने गिर जाए। हमें एक हवा में उड़ी हुई तलवार दिखाई जाती है जहाँ पर जुका अपनी प्रैक्टिस कर रहा था क्यूआई की मदद से, और उस तलवार को काफी अच्छी तरह से यहाँ वहाँ घुमा रहा था। कई सारे मूव टेक्निक को वो मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मास्टर यारान उसकी ये कला देखकर अपना मुंह खोलते हुए कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो तलवार चलाते हैं लेकिन कभी भी उसे मास्टर नहीं कर पाते, भले ही वो तलवार की प्रैक्टिस अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना करें। और फिर मास्टर यारान मनी मन सोचते हुए कहते हैं आखिर हमारे मास्टर की मार्शल आर्ट की सीमा किस हद तक है। और फिर हमें जुका को दिखाया जाता है जहाँ पर जुका अपने हाथ में वापिस से स्वॉर्ड ले लेता है और एक स्टैंड खड़ा हो जाता है और कहता है ये सब टेलीकिनेसिस स्पिरिट्स और टेक्निक नहीं, मैंने शायद से कुछ गलती कर दी है, कुछ तो गड़बड़ है शायद। फिर मास्टर यारान बोलते हैं क्या तुमने अभी तो सही से किया। फिर जुका जवाब देता है नहीं, इतना भी सही से नहीं किया, वो तो सिर्फ एक बच्चे का खेल था। और कहता है हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम की तलवार इस तरह से नहीं मूव करी थी, उसने आखिर अपनी तलवार में किस तरह की क्यों डाली थी। और उसकी बात सुनकर मास्टर यारान एकदम शांत खड़े हो जाते हैं। हाँ, मेरे नजरिए से तो इसे ही सफलता कहते हैं। और फिर जब तक जुका अपनी तलवार चलाने में व्यस्त था यानी कि ट्रेनिंग कर रहा था, और वहीं पर नांगोन कबीले यानी
यानी कि नांगोन क्लैन ने तंगाजो व्यापारियों के साथ पूरी रक्षा की उनकी, और वहाँ से 5 पीक यानी कि 5 पीक माउंटेन की उधर जाते हुए सन म्यूंग कहता है हम लाल हवा के टेरिटरी से गुजरने में कामयाब हो गए, जैसे कि वो कुछ नहीं था। और फिर उसी के बाजू में एक साथी कहता है हाँ, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल साथी भी अपने जीवन को बचाने के लिए अपना सर झुका दिया था। और फिर सन म्यूंग कहता है हाँ, हमने उनकी एक भी झलक नहीं देखी, ये सब सिर्फ नांगोन कबीले की वजह से हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। और फिर हंसे हुए चुन बोलता है हाँ, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और फिर हंसे हुए वही एल्डर कहता है मैंने सुना है जो 5 पीक के डाकू हैं वो क्रिम्सन गन्स यानी कि क्रिम्सन वालों से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और कहता है क्या आपको लगता है कि हम बिना किसी परेशानी के उनसे बच जाएंगे? क्या बोलते हो तुम चुन? फिर नांगन चुन बोलता है मुझे नहीं पता, मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर चुन बोलता है मैंने सुना है कि इस 5 पीक माउंटेन को इतना ताकतवर बनाने के लिए वारियोंग मैनर था। ये सुना है कि जो 5 पीक के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उन लोगों को इतना ताकतवर बनाने के पीछे एक यंग लड़का था। क्या ये सच है? फिर चुन कहता है मुझे नहीं पता, अगर वो यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बस इतनी ही बात कहने की खत्म होती है, लेकिन अचानक से एक तलवार आकर उनके घोड़े के नीचे से गुजर जाती है और उसे देखकर घोड़े बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर चुन बोलता है सभी लोग संभल के, लेकिन तभी अचानक से वो घोड़ा अचानक से उठने लग जाता है सन म्यूंग का घोड़ा, और उसे घोड़े से गिरते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहता है इन्वो चीफ, और वहाँ से उड़कर फटाक से नीचे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी तलवार से उनको गिरने से बचा लेता है। और फिर चुन उनसे पूछता है क्या आप ठीक है? फिर सन म्यूंग कहता है हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अचानक से बस घबरा गया था, लेकिन अचानक से ये हुआ क्या? फिर ज्यूका चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दो, मैंने अपना लॉस्ट कर दिया है अपनी क्यूआई से, तो आप लोग प्लीज इस अटैक को अवॉइड करें। चुन सॉर्ड को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है जल्दी पीछे हटो। और फिर सॉर्ड वो चुन की तरफ आने लग जाती है, और जैसे ही नांगोन चुन के पास उस सॉर्ड पहुंचती है उसने वॉरियर मैनर का नाम देकर वो हैरान हो जाता है, और वो जल्दी से उस सॉर्ड को रिफ्लेक्ट करता है। फिर तलवार उड़ के हवा में घूमने लग जाती है, फिर तलवार वापस से घूम कर किसी और पर अटैक करती। ज्यूका जल्दी से हवा में उड़ता है, सॉर्ड से कहता है वापिस आओ राइट नाउ। फिर मास्टर चुन और वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सन म्यूंग कहता है हैरानी से सोचते हुए कहता है वो अपनी तलवार को बुला रहा है। फिर ज्यूका अपनी तलवार को वापस बुला लेता है और अपनी म्यान में डाल देता है, और चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हो, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद। मेरी तलवार अचानक से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। और उसकी बात सुनकर सन म्यूंग खांसते हुए कहता है क्या ये 5 पीक 10 हीरोज की जगह है? लेकिन तभी नांगोन चुन आ जाता है और कहता है एनवो चीफ हट जाइए, मुझे बात करना है। चुन उसे घूरता है और मन ही मन सोचता है मुझे उसी एक लड़के से सावधान रहने के लिए कहा गया था जो तलवार चलाने में काफी ज्यादा माहिर है, और 5 पीक माउंटेन के 10 हीरो से भी, और मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। फिर चुन थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं सक्सेसर हूँ नांगोन क्लैन का, मेरा नाम नांगोन चुन है। फिर उसमें से एक एल्डर कहता है क्या नांगोन क्लैन? ये तो सॉर्ड किंग की फैमिली है। फिर मास्टर ज्यूका कहते हैं हाँ, ये दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक है। और उनकी बात सुनकर ज्यूका क्या नांगोन क्लैन, और उसे अपनी बचपन की बातें आ जाती है जहाँ पे प्रिंसेस नांगोन ने उसकी मदद की थी, और कहता है योन। फिर चुन बोलता है चाहे कैसा भी हो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के लिए आया। फिर ज्यूका बोलता है क्या मेरे लिए? फिर नांगोन चुन कहता है मुझे आपसे अनुरोध है, मुझे आशा है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। और ज्यूका को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही होती है, और फिर मास्टर हैरान मन ही मन सोच रहे होते हैं नांगोन कबीले ने इस बात को काफी ज्यादा हिम्मत से बोला है, उन क्लैन का ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड से कोई संबंध है? फिर नांगोन चुन बोलता है। फिर उसके पीछे खड़ा हुआ एल्डर बोलता है चुन क्या डुएल करना सही होगा? बोलता है उन लोगों ने पहले अटैक किया था। फिर चुन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम लोग चुप रहे तो मैं तुम्हारी साइलेंस को हाँ समझूंगा। फिर उतना कह के हवा में उड़ जाते हैं, और उनके पीछे से वो एल्डर चिल्लाता रह जाता है चुन चुन, और नांगोन चुन हवा में उड़ के ग्रेट नेचर स्वॉर्ड टेक्निक से पर हमला कर देते हैं। ज्यूका बोलता है टैग एक्सपेक्टेड, जैसा कि नांगोन कबीले से उम्मीद थी कि स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा डरावनी है। और ज्यूका मन ही मन सोचता है ये मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है, जिसे मुझे बस डॉज करना है। फिर ज्यूका अपना स्टैंड ले लेता है और कहता है 908 थर्ड फॉर्म ड्रैगन ऑफ द क्लाउड एंड टाइगर ऑफ द वाइंड। यहाँ से ज्यूका अपनी मार्शल आर्ट्स को रेडी करता है, और वहीं से नांगोन चुन अपनी मार्शल आर्ट्स को तलवार में लेके आ रहे होते हैं, और दोनों का एक ही साथ क्लैश हो जाता है और दोनों ही पीछे आ जाते हैं। और फिर नांगोन चुन पूछता है क्या ये 9 हेवन आर्ट्स नहीं थी, और तुम्हारे पास वो ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड भी है, तुम्हारा वॉरियर मैनर के साथ किस तरह का रिश्ता है? फिर ज्यूका कहता है रिलेशनशिप, खैर तुम डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पीछे चले गए हो, मेरा नाम ज्यूका है, ये एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे मैं बदल सकता हूँ।
और उसकी बात सुनकर नांगोंचुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ज़्यूका हो? और पूछते हैं, तो क्या तुम? उसकी बात सुनकर ज़्यूका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर नांगोंचुन बोलते हैं, क्या सच्ची में तुम अंकल योन के सबसे यंगेस्ट सन हो? फिर ज़्यूका घबराते हुए कहता है, कृपया सावधान रहें, हम अभी फाइट कर रहे हैं। बोलते हैं, तुम एक छोटे से बच्चे थे जब योन के हाथ थामे थे और अब तुम सब इतने बड़े हो गए हो। और उसकी बात सुनकर ज़्यूका कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी चुन बोलता है, लेकिन मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो चुके हो, तो ये लड़ाई अंत तक चलेगी। फिर ज़्यूका मुस्कुराते हुए कहता है, फिर जैसी आपकी मर्जी। फिर नांगोंचुन बोलता है हंसते हुए, आप मुझ पर आसानी या किसी भी चीज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भी अभी मेरे बहन से जुड़े हुए हैं, है ना? फिर ज़्यूका घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतने वाला था। और उनकी फाइट देखकर एक एल्डर कहता है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? फिर मास्टर यारान कहते हैं, ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा दोस्ताना लग रहे हैं। फिर सन म्यूंग कहता है, शायद वो टोल के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर उसी के बाजू में एक एल्डर कहता है, मुझे शायद से ऐसा नहीं लगता है। फिर हमें ज़्यूका को दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो चलो। फिर नांगोंचुन कहते हैं, तो ठीक है, आओ मेरे पास और मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो चुके हो। और फिर ये फाइट चलती रही बिना किसी गलतफहमी के। और ये बहुत ही ज्यादा बराबरी की लड़ाई लग रही थी, क्योंकि योन ज़्यूका ने कई मार्शल आर्टों से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये जो मार्शल आर्ट्स की लड़ाई थी ये काफी आसान थी। उसका जो ओपोनेंट है जिसने हर अवसर पर फायदा उठाया है, वो नांगुन कबीले का डिसेबल था और स्वॉर्ड किंग का नांगोन बियो था, जिसका नाम नांगोंचुन था। और ये फाइट आगे तक बढ़ती रही और फिर नांगोंचुन ने बाउंडलेस हेवन टेक्निक का इस्तेमाल किया और ज़्यूका के ऊपर हमला कर दिया। ज़्यूका उस अटैक को रोककर पीछे की ओर उड़ गया। फिर ज़्यूका मनी मन सोचता है, मैंने जैसा सोचा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अपने आप को संभालता है और उस झंडे के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर ज़्यूका उड़ता है और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मूविंग स्किल को इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे नांगोंचुन अपने स्टैंड ले लेते हैं तलवार को पकड़कर। फिर सभी लोग उस टेक्निक को देखकर बीच में मास्टर यारान बोलते हैं, स्वॉर्ड मूविंग व्हील। फिर नांगोंचुन बोलते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और वो तलवार का हमला नांगोंचुन के ऊपर हमला करके साइड के पत्थर में गड़ जाता है। फिर ज़्यूका घबराते हुए पूछता है, क्या आप ठीक है? नांगोंचुन का एक एल्डर चुन का नाम लेते हुए बैटल के लिए सबको तैयार कर देता है। और फिर दूसरी जगह मास्टर यारान बोलते हैं, मैम ये क्या हो गया? और फिर हम नांगोंचुन को देखते हैं जो कि कहता है, मैं ठीक हूँ, सब लोग अपनी स्वॉर्ड दूर रखें। पर उस एल्डर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर चुन कहता है, ये बस एक फ्रेंडली डुएल थी, क्या मैं सही हूँ ना? फिर ज़्यूका घबराते हुए कहता है, लेकिन मैंने आपको चोट पहुँचाया। फिर चुन कहता है हंसते हुए, जब आप लड़ते हैं तो यही होता है। और कहते हैं, मैं किसी और मामले में तुम्हें चकमा दे सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे तलवार का सामना करूं। फिर ज़्यूका पूछता है, लेकिन क्यों? ये कोई इतनी ग्रेट टेक्निक नहीं थी। और ज़्यूका मनी मन सोचता है, वो मुझे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और फिर चुन मनी मन सोचते हैं, वो भी योन की तरह बहुत अच्छा आदमी है। और फिर चुन बोलता है, खैर अब सब ये खत्म हो चुका है, तो क्या हम बात करें? मैं तुम्हें सिर्फ ज़्यूका कह सकता हूँ, क्योंकि तुम अंकल सोयुन के सबसे छोटे बेटे हो, है ना? फिर ज़्यूका बोलता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरे एक भाई। और वो सुनकर और फिर गिरते हुए पूछता है, तो फिर तुम्हारा रास्ता कौन सा है? घबराते हुए बोलता है, रुको, उस तरह नहीं। चुन वहीं पे गिर जाता है और ये देखकर ज़्यूका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, चुन मरो मत, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ज़्यूका वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे पता है दोस्तों, इस वीडियो में कई सारी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से एडिट करूँगा। इस वीडियो को एडिट करने में लगभग 3 से 4 दिन लग चुका है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और इसका एक पार्ट और आ चुका है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, चाहे उसमें ज़रूर टाइम लगे। जय